नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती कैसे निकालना है। हमने देखा था लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा हमने उसमें कुछ क्वेश्चनों की भी बात की थी। आज का हमारा वीडियो में हम पहले कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, उन कॉन्सेप्टों की भी हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, पहले क्वेश्चनों को करने से पहले उन कॉन्सेप्ट या उन तथ्यों की बात कर लेते हैं, फिर उनके आधारित कुछ क्वेश्चन है और इनके अलावा जो हमने पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके आधार पर भी हम कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो साथियों, पहले हम कुछ एक दो कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। साथियों, एक होता है कॉन्सेप्ट, यदि दो संख्याएं दे रखी है और उनमें से हमें एलसीएम और एचसीएफ में से एक संख्या दे रखी है और हमें दूसरी संख्या अर्थात एलसीएम देके एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ देके हमें एलसीएम पूछ ले, और यदि दोनों संख्याएं दे रखी है तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। साथियों, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। साथियों, एलसीएम को हम में से पे भी लिख सकते हैं, में से पे, और इसी प्रकार एचसीएफ को हम लिखते हैं ले से पे। साथियों, एलसीएम को हम में से पे भी लिखते हैं, कई गाइडों में लिख रखा है, पेपर में भी दिया हुआ आता है कि में से पे ज्ञात करो या न से पे ज्ञात करो, और एलसीएम को हम ल से पे भी लिख सकते हैं। एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती जिसको में से पे लिखते हैं, और एचसीएम अर्थात महत्तम समापवर्ती और उसको हम ल से पे भी लिख सकते हैं। तो साथियों, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल ल से पे और म से पे के गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब एक दो तथ्य की हम और बात कर लेते हैं। साथियों, यदि जिस क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी होती हो, यदि किसी क्वेश्चन में हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमें हमेशा क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यदि किसी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो उस प्रश्न में हमें एचसीएफ अर्थात ल से पे ज्ञात करना है। अर्थात साथियों, यदि किसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हमेशा उस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएफ अर्थात ल से पे हमें ज्ञात करना है। और इसी प्रकार यदि किसी क्वेश्चन में सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो उस क्वेश्चन में हमेशा क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यदि किसी प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम अर्थात में से पे ज्ञात करना है। यदि हमें प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो एलसीएम ज्ञात करना है, और यदि छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमें उस क्वेश्चन में एलसीएम हमेशा ज्ञात करना है। इसके अलावा हम कुछ एक दो तथ्य की और बात करते हैं। साथियों, यदि हमेशा क्या होता है, लेस पे होता है, लेस पे अर्थात किसी क्वेश्चन में साथियों एचसीएफ होता है,
HCF एलसीएम का एलसीएम में क्या होता है, पूर्ण विभाजित होता है। एलसीएम एचसीएफ से पूर्ण विभाजित होता है, पूर्ण विभाजित होता है, विभाजित होता है। साथियों एलसीएम हमेशा बड़ा मान होता है, संख्या में बड़ा मान होता है। वैसे क्वेश्चन में तो सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है, लेकिन वैसे हम संख्या में बात करें तो एलसीएम हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। एलसीएम एक बड़ी संख्या होती है और एचसीएफ एक छोटी संख्या होती है। और वैसे एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लेकिन वैसे संख्या की दृष्टि से हम बात करें तो एचसीएफ हमेशा एक छोटी संख्या होगी। तो साथियों एचसीएफ होता है वो एलसीएम का पूर्णतः विभाजित होता है, अर्थात एलसीएम में एचसीएफ का भाग देने पर हमेशा पूर्णतः भाग जाता है। और साथियों यदि संख्याओं का अनुपात दे रखा हो हमें, यदि हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो हम अनुपात को HCF से गुणा करके मूल संख्या प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि साथियों हमें संख्याओं का क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, तो उस अनुपात को हम HCF से गुणा करके मूल संख्या में प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम को यदि उस संख्याओं अर्थात HCF का भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है, वो जो संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या इस संख्याओं के जो अनुपात का गुणनफल है उसके हमेशा वो क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यदि हमें कोई दो संख्या दे दी जाए, अनुपात के रूप में, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, हमें दे दिया 6:5। साथियों ये निश्चित क्वेश्चन नहीं है, एक हम इसको एक समझने की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। यदि हमें कोई दो संख्या दे दी जाए, जैसे 5:6 किसी संख्याओं का अनुपात है, यदि हम इसको क्या करते हैं, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे अक्स से गुणा करेंगे। और ये अक्स क्या है, अक्स साथियों क्या है, HCF है। अक्स इस संख्या में क्या है, हमेशा HCF है। और हमें पता है ये क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा HCF और LCF के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात साथियों 6 अक्स इंटू 5 अर्थात 30 अक्स स्क्वायर, ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है, गुणनफल होता है। और यदि हम एक अक्स का भाग देते, अक्स क्या है इसमें एचसीएफ है, यदि इसमें एचसीएफ का भाग देते तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा साथियों, हमारे पास प्राप्त होगा 30 अक्स। तो साथियों इसमें जो 30 है, जो इनके गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमेशा यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, उस संख्या को यदि हम HCF से गुणा कर दें तो वो मूल संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यदि हमने इसे HCF से गुणा कर दिया तो हमें मूल संख्या प्राप्त होगी। और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा HCF अर्थात अक्स इंटू 30 अक्स, इनके गुणनफल के बराबर होता है। 30 अक्स के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। और यदि इसमें इसका भाग दे दिया जाता है तो मूल संख्या का जो अनुपात है उनके गुणनफल के वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब साथियों हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमने एक दो तथ्य देखा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि HCF होता है वो LCM से क्या होता है, पूर्णतः
विभाजित होता है। और दोनों संख्याओं के अनुपात को यदि हम HCF से गुणा करते हैं तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा था यदि किसी क्वेश्चन में या किसी प्रश्न में हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो उस क्वेश्चन में हमेशा हम HCF ज्ञात करते हैं। और यदि छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमेशा उस क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें जैसे कुछ घंटियां दे रखी है, कुछ दौड़ का मैदान दे रखा है, एक समान निश्चित समय दे रखा है, उनमें आवर्ती हो रही है, उस प्रकार के क्वेश्चनों में हम हमेशा किसमें ज्ञात करते हैं, सभी उस क्वेश्चनों में एलसीएम हमेशा ज्ञात करेंगे। जैसे हमें कुछ पात्र दे दिया, 2 या 3 पात्र दे दिया, जैसे 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर का पात्र दे दिया और हमें पूछ लिया कि वो बड़ा से बड़ा पात्र क्या होगा जिसमें हम उस सभी पात्रों को पूर्णतः भर सकते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, हमेशा किसका ज्ञात करना है, एलसीएम का, क्योंकि बड़ा से बड़ा पात्र पूछता है। जैसे दौड़ का एक मैदान दे दिया, उसमें कुछ धावक दे दिए, एक धावक दे दी, उनकी चाल अलग अलग है, एक निश्चित स्थान से वो रवाना होते हैं और हमें पूछ लिया कि वो वापस उस निश्चित स्थान पे एक समय में कब मिलेगा। तो साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या ज्ञात करना होता है, हमेशा एलसीएम ज्ञात करना होता है। जैसे निश्चित समय बाद घंटियों का बजना, दौड़ना, एक पात्र का बढ़ना जिसमें अधिक से अधिक संख्या पूछी जाती है, उन सभी संख्याओं के हमें एलसीएम ज्ञात करना है। और एचसीएफ में हमेशा क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है, उसमें हमेशा एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हम साथियों पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और है उसकी बात करेंगे, और इसके अलावा बाद में हम जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े उनके आधार पर कुछ क्वेश्चनों की भी और साथ में बात करेंगे। तो साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि दो संख्याओं का मध्य तथा लसागु क्रमशः 18 और 396 है तथा उन संख्याओं में एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो साथियों हमें दे रखा है दो संख्याओं का मध्य और लसागु। मध्य कितना है 18 और लसागु कितना है 396, और एक संख्या हमें कितनी दे रखी है 36 दे रखी है। तो हमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या हमें पूछी है। तो साथियों अभी हमने देखा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसागु और मध्य के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अर्थात एक संख्या हमें कितनी दे रखी है 36, दूसरी हमने कुछ ही मान ली, जैसे अक्स मान लिया, ये हमेशा क्या होगा, उनके मध्य और लसागु के गुणनफल के हमेशा बराबर होगा। अर्थात 18 इंटू 396 और हमें दूसरी संख्या अर्थात उस अक्स का मान ज्ञात करना है। अक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस साइड में ये गुणा में है तो उस साइड में किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, या फिर इसको हम काट सकते हैं, ये 2 बार कट गया, 2 को इससे काटेंगे तो ये होगा 198 साथियों, 198 जो इस क्वेश्चन का आंसर है 198, जो हमने एक इजी वे में हमने निकाल लिया। साथियों अब हमें पता है यदि हम ये 18 396 से हमेशा क्या होती है, भाज्य होता है, अर्थात 18 का 396 में हमेशा भाग जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि उस संख्या का एचसीएफ होता है वो उसके एलसीएम से एलसीएम को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की। हम बात करते हैं 5 अंकीय सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में भी बात की थी, और ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम और एलसीएम का एक मिक्सअप रूप है। साथियों उसमें हमने देखा था बड़ी से बड़ी संख्या जो एक संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसमें कुछ शेषफल बच रहा था, उसको हमने प्लस माइनस किया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 3 संख्याएं दे रखी है 8, 10 और 12, अर्थात तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन देखा था उनमें हमें एक संख्या दे रखी थी, उस संख्या से हमें क्या करना था, पूर्णतः विभाजित संख्या ज्ञात करनी थी। इसमें क्या दे रखी है, 3 संख्याएं दे रखी है। तो साथियों हम पहले क्या करेंगे, जो ये 3 संख्याएं दे रखी है उसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। उस एलसीएम को क्या करेंगे, 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, अर्थात 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारे पास
ये संख्या है जिसमें 4 जीरो होते हैं, इसमें हम भाग देंगे किसका भाग देंगे, इस सभी संख्याओं का एलसीएम का, क्योंकि एलसीएम साथियों वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या का इस सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग जाता हो। तो इसके एलसीएम की बात करते हैं साथियों। इसका एलसीएम क्या होगा, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसी प्रकार 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम में हमें क्या लेना होता है, सभी संख्याओं को लेना होता है, अर्थात 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 अर्थात 8 इंटू 15। 8 इंटू 15 होते हैं, 8 पंचू 40, 40 को जीरो आ लगी 4, 8 4 12 120। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, 120 से 120 का भाग देंगे, किस संख्या में भाग देंगे, 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या में भाग देंगे। बाद में जो हमारे पास शेषफल बचे उसमें साथियों इसमें कुछ जोड़ना है। हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इस 120 में से माइनस करेंगे और वो संख्या इसमें जोड़ेंगे साथियों, वो संख्या इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसमें 120 का भाग देते हैं। तो साथियों ये पता चला कि हमने 120 से क्यों लिया, क्योंकि साथियों 120 में 8 का 10 का और 12 का पूर्णतः भाग जाता है, अर्थात 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में इन तीनों संख्याओं का भाग जाता हो। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता हो। तो हमने उस तीनों संख्याओं का क्या लिया है, एलसीएम। हमें हमारे पास एलसीएम क्या प्राप्त हुआ है, 120। अब 120 का हम भाग देंगे, 100 में नहीं जा रहा है तो अब हम 1000 में 120 का भाग देंगे। तो साथियों 1000 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 16 और 8 बार देंगे साथियों, इसमें जाएगा 9 बार देने पर जीरो उतरेगा, 18 9 और 1 10। साथियों 9 बार तो हमारे बड़ा हो गया, तो अब हम किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। 8 बार जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार देंगे तो 0 16 8 9 अर्थात 360। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 10 4 अर्थात 40 बच गया, 1 0 उतार लिया। अब हमारे पास है 400 में हम किसका भाग देंगे, 120 का। 400 में 120 का भाग जाएगा कितनी बार साथियों, 3 बार जाएगा, 3 बार भाग देंगे तो 0 6 और 3 360 अर्थात हमारे पास 40 शेष बच गया। अब साथियों इस संख्या में क्या है, क्या हमें जोड़ना है, इस संख्या में क्या जोड़ना है ताकि वो 120 से पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात साथियों इस संख्या में 40 तो ऑलरेडी इसमें ऐड है, अब इस संख्या में हम 40 में और क्या जोड़ें ताकि वो 120 बन जाए, ताकि इस संख्या में 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 120 को 40 से माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब 80 को हमें क्या करना है, इस संख्या में जोड़ना है, अर्थात इस संख्या में कितनों को जोड़ना है, हमें इस संख्या में 80 को जोड़ना है। तो हमारे पास आंसर आ गया ये, अर्थात साथियों वह ये 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 120 अर्थात 8 10 और 12 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। साथियों ये समझ आया कि हमने 80 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि साथियों जो हमारे पास 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो 120 से विभाजित होने के बाद हमारे पास 40 उसमें शेष बचा है, 40 शेष बचा है। अब यदि उस 40 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़े ताकि वो संख्या 120 प्राप्त हो जाए या 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो साथियों यदि 40 में 80 जोड़ा जाता है तो 120 बन जाता है, अर्थात 120 में 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें ये 80 ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 अर्थात ये 80 हमने क्या किया, इस संख्या में जोड़ा है। साथियों एक बात याद रखना, इस संख्या यदि छोटी से छोटी संख्या दे रखी है तो उस संख्या में हमें हमेशा जोड़ना ही है, इस संख्या में हम घटा नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने इस संख्या में से एक ही माइनस कर दिया तो वो संख्या 5 अंक की न होगी 4 अंक की हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें पूछा है 5 अंक की संख्या, इसीलिए यदि छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमेशा हम छोटी से छोटी संख्या में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और यदि इसी स्थान में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या मानते हैं, 5 अंक की। 5 अंक की साथियों बड़ी से बड़ी ये संख्या मानते हैं और इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि साथियों यदि इसमें कुछ जोड़ दिया जाता है, मानो एक ही जोड़
जाए तो ये 5 अंक की न रह के ये संख्या 6 अंक की हो जाएगी। इसीलिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या में हमें हमेशा घटाना है और छोटी से छोटी संख्या में हमेशा हमें जोड़ना है साथियों। तो साथियों अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमने निकाल दिया, अर्थात 8, 10 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या हमारे पास आ गई है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है मत्स्य पे और लस्य पे आधारित हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों। हमारे अगले क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का मत्स्य पे 8 है, यदि निम्न में से कौन सी संख्याएं होगी जो लस्य पे नहीं हो सकती। साथियों अब हमारे पास दो संख्याओं का मत्स्य पे दे रखा है, दो संख्याओं का मत्स्य पे क्या दे रखा है हमें साथियों, 8 दे रखा है साथियों, और पूछा है कि लस्य पे नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता साथियों। तो साथियों अभी हमने बात की थी कि HCF होता है, HCF होता है वो क्या LCM से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। अर्थात हमें HCF दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और हमें पूछा है कि LCM नहीं हो सकता, कौन सा LCM नहीं हो सकता। तो साथियों हमें पता है LCM वो संख्या होगी जो 8 से क्या होगी, हमेशा विभाजित होगी। तो अब हम देखेंगे इस संख्या में कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं है, वही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि हमें पता है कि LCM होता है ना, LCM अर्थात लसप है, लसप है, और HCF अर्थात मसप है, मसप है। अर्थात हमें मसप पे कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और पूछा है कि लसप पे कौन सा नहीं हो सकता। और अभी हमने देखा था कि लसप होता है वो लसप, जो मसप होता है वो लसप को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो साथियों वह लसप अर्थात LCM होगा जिसमें 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या कभी भी उसका LCM अर्थात लसप नहीं हो सकती। तो बात साथियों पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 48, 48 साथियों 8 से विभाजित है, अर्थात 48 उन संख्याओं का लसप हो सकता है। अब बात करते हैं 24, 24 8 से विभाजित है तो 24 भी हो सकता है। इसी प्रकार बात करें 56, 56 भी 8 से विभाजित है तो 56 भी हो सकता है। लेकिन साथियों 60 है, 60 8 से क्या विभाजित है, 60 साथियों 8 से विभाजित नहीं है। अर्थात 60 उन संख्याओं का, उन दो संख्याओं का जिनका मसप 8 है उनका लसप 60 कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 60 8 से विभाजित नहीं है। और हमें पता है कि HCF LCM को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दे रखा है 60, अर्थात उन दो संख्याओं का जिनका मसप 8 है उनका लसप 60 नहीं हो सकता कभी भी। अब बात करते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 है तथा उनका लसप 48 है, तो उन दो संख्याओं का योग ज्ञात करो। साथियों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और उन संख्याओं का लसप है, उन संख्याओं का लसप क्या दे रखा है, अर्थात LCM हमें 48 दे रखा है, और पूछा क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो साथियों मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं x और y वो दो संख्या है, और हमें पूछा क्या है, x और y का हमें योग पूछा है। तो साथियों अब हमने देखा था कुछ समय पहले, हमने कुछ समय पहले देखा था यदि उच्च संख्याओं के अनुपात को यदि हम HCF से गुना कर दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो मूल संख्या प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होता है साथियों, वो मूल संख्या प्राप्त होती है। माना कि हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को अक्ष से गुणा कर देते हैं, 3x इंटू, उन दोनों संख्याओं को हम किससे गुणा कर देते हैं, अक्ष से गुणा कर देते हैं साथियों। और इसी प्रकार x इंटू 4, अब बराबर साथियों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमेशा एक तो लसप है और एक अर्थात LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF
के गुणनफल के बराबर होगा। हमें दे रखा है एलसीएम कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, और एचसीएफ हमें दे नहीं रखा है। हमें पूछा है एक्स और वाई अर्थात उन दोनों संख्याओं का हमें योग दे रखा है। लेकिन साथियों हमने अभी देखा था कि इन दोनों संख्याओं के अनुपात को गुणा यदि अर्थात साथियों इनका गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल कितना है 12, यदि 48 को 12 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। हमारे पास 4 प्राप्त होता है, और ये 4 क्या है हमारे पास साथियों, ये 4 है हमारे पास HCF है। ये 4 हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, HCF, हमेशा HCF 4 ही रहेगा साथियों, क्योंकि HCF और LCF इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। और क्या होता है, उन दोनों का अनुपात को यदि संख्याओं के अनुपात को गुणनफल को यदि हम एलसीएम से भाग दे दे तो हमें हमेशा हमेशा क्या प्राप्त होता है, HCF प्राप्त होता है। HCF इंटू अक्स, और अक्स हम यहाँ पे एक निश्चित संख्या होगी जो एक या एक कुछ भी संख्या हो सकती है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अर्थात 4 होगा। अक्स का मान कितना होगा साथियों, इस क्वेश्चन में अक्स का मान 4 होगा। अब हम अक्स की जगह 4 रख सकते हैं साथियों, तो 4 इंटू 3 बराबर 12। इसी प्रकार 4 इंटू 4 बराबर 16, अर्थात साथियों उन संख्याओं का योग कितना होगा हमारे पास, उन संख्याओं का योग होगा हमारे पास 28। उन संख्याओं का योग होगा जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है साथियों ये क्वेश्चन अब देखना, इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4, और हमें पता है कि उन संख्याओं के अनुपात के गुणनफल को यदि एलसीएफ में विभाजित कर दे तो हमें एचसीएफ प्राप्त होता है। यदि इन संख्याओं के अनुपात को गुणनफल को यदि एलसीएम से विभाजित करते तो हमें एचसीएफ प्राप्त होता है, और उस एचसीएफ को उन संख्याओं के अनुपात से गुणनफल करते तो वो हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। अभी हमने तथ्य में यह बात की थी कि अनुपात को यदि एचसीएफ से गुणनफल करते तो मूल संख्या प्राप्त होती है, और संख्याओं के अनुपात के गुणनफल को यदि हम एचसीएफ से विभाजित करते तो हमें एलसीएम से विभाजित करते तो वो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, एचसीएफ, अर्थात महत्तम समापड़ते हमें महत्तम प्राप्त होता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 48 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं साथियों एक तथ्य की ओर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा एक तथ्य की ओर बात कर लेते हैं साथियों। इस टॉपिक में हमने लगभग टॉपिक पढ़ लिया है, हमने कुछ क्वेश्चनों की भी बात की है, हमने लक्ष्य पे निकालना देखा है, कुछ तथ्य की भी हमने बात की है। इसके अलावा हम एक तथ्य की ओर बात कर लेते हैं। वैसे तो साथियों वो तथ्य हमने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन होता क्या है कि यदि टॉपिक का नाम नहीं लिखा जाता है, यदि हमें उस टॉपिक का नाम का नहीं पता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में उस टॉपिक के नाम दे दिया जाता है, हमें वो निकालना आता है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कैसे निकालना है। तो साथियों जो एक तथ्य बचा है उसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन उसके नाम के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज हम उस नाम के ही बारे में बात करने वाले हैं, बाकी उस तथ्य के बारे में हमने तो कई बार पढ़ा है। हम बात करते हैं केर्नोली। तो साथियों हम उस तथ्य की बात करते हैं, वो तथ्य है केर्नोलिक रूप। साथियों केर्नोलिक रूप के बारे में, अर्थात केर्नोलिक रूप निकालने का तरीका तो हमें पता है। हमें केर्नोलिक रूप अर्थात साथियों केर्नोलिक रूप तो हमने निकालना देख लिया, कई बार निकाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस निकालने की जो विधि है उसको हम केर्नोलिक रूप, कई बार क्या होता है एग्जामों में ये नाम दे दिया जाता है कि केर्नोलिक रूप में लिखो या केर्नोलिक रूप के आधार पर इस क्वेश्चन को करो। साथियों हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं, उस जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम है उसमें क्या दे दिया जाता है कि कई बार हमें दे दिया जाता है कि संख्या को केर्नोलिक रूप में लिखो। तो साथियों केर्नोलिक रूप में लिखने का मतलब होता है उस संख्या को अविभाज्य गुणनखंड के रूप में पूर्णतः तोड़ना ही केर्नोलिक रूप कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं 360 को हम केर्नोलिक रूप में कैसे लिख सकते हैं,
कैनोनिक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो साथियों कैनोनिक रूप से लिखने का मतलब है इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना। और हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना संख्याओं को 2-3 टॉपिक पीछे वाले अभाज्य संख्याओं में LSFM में हमने देखा है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। और इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना ही कैनोनिक रूप कहलाता है। तो साथियों इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में इस संख्या को लिख सकते हैं। अर्थात 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ये इस संख्या का क्या है, कैनोनिक रूप है। तो साथियों इस कैनोनिक रूप के आधार पर हमने 1-2 क्वेश्चनों की भी बात की थी। हम इसमें देख सकते हैं, हमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो साथियों हमने देखा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तो हमने नंबर सिस्टम में देखा था। अभाज्य गुणनखंडों की तो साथियों संख्या तो हमें पता है कि इन सभी गुणनखंडों जितने इसमें संभव गुणनखंड है उन्हीं सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और इन सभी का योग ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और 5 की पावर 1 को 5। अर्थात इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस संख्या में 6 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड 6 है, वो क्यों है, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 को 3 बार मल्टीपल किया। इसी प्रकार 3 को 2 बार और 5 को 1 बार मल्टीपल कर हमें प्राप्त हुआ है 360। और 360 के 6 अभाज्य गुणनखंड है, जो ये अभाज्य गुणनखंड है। अब हम बात करते हैं इसके गुणनखंडों की संख्या। अर्थात साथियों 360 के टोटल गुणनखंड कितने संभव है। तो साथियों वैसे तो 360 के गुणनखंड निकालना, 60 के गुणनखंड वैसे हम अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे एक गुणनखंड है 2, ये इसी प्रकार 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं 8 है, 9 है और 10 है। इसी प्रकार ये गुणनखंड चलते रहेंगे। लेकिन साथियों एग्जाम में हम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यदि एक ही हम बीच में से भूल गए, जैसे हम 9 को भूल गए गलती से, हमें पता नहीं चला कि 9 से ये गुणनखंड है या नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इसमें काफी ये लंबा क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे तो टाइम भी अधिक लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है साथियों, कुछ गाइडों में इसमें दे रखा है, कॉन्सेप्ट आधारित है वो। इसमें क्या दे रखा है, जो इसमें पावर दे रखी है उसमें पावर में हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है। 1 प्लस करने के बाद हमें उसको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इसका कैनोनिक रूप होता है 1 की पावर x प्लस b की पावर y प्लस c की पावर z, इस रूप में होता है। इसमें क्या करना है, हमें जो पावर होती है पावर में क्या करना है, 1 प्लस करना है। जैसे x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, इसी प्रकार हमें करना है z प्लस 1। यही क्या होता है, इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या होती है। तो इसमें x की जगह कितना है, 3 3 रेग 4 इंटू वाई की जगह कितना है 2 2 इंटू 2 प्लस 1 3 3 इंटू 5 की पावर कितनी है 1, अर्थात 2। तो 12 12 दूनी 24, अर्थात साथियों इसमें 360 में 24 गुणनखंड है। 360 के इस प्रकार के कितने गुणनखंड है, जिस 24 गुणनखंड है, जिसमें 1 और 360 खुद भी शामिल है, क्योंकि 1 और 360 के अपने आप में गुणनखंड है साथियों। तो 1 और 360 में ये दो, अर्थात ये सभी 24 गुणनखंड इस प्रकार हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं साथियों 1-2 क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, जो उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो हमने पहले पढ़े थे, आज पढ़े हैं साथियों। आज का हमारा, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे हमें दे रखा है कि एक टंकी दे रखी है। क्वेश्चन है एक 75 लीटर की टंकी तथा एक 45 लीटर की टंकी को पूर्ण भरने के लिए बड़े से बड़ा पात्र का यूज
कर सकते हैं। साथियों हमें पूछा है कि हमारे पास दो टंकी है, एक तो कितने लीटर की है 75 लीटर की है और दूसरी कितने लीटर की है 45 लीटर की है, और हमें वो बड़े से बड़ा पात्र पूछा है जो इस टंकी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। तो साथियों हमने देखा था कि बड़े से बड़ा, यदि बड़े से बड़ा पूछा जाता है तो हमें क्या ज्ञात करना है, HCF, अर्थात HCF वो बड़े से बड़ी संख्या होगी, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती हो, विभाजित करती हो। तो हम साथियों बात करते हैं 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। इसी प्रकार 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 × 3। तो साथियों हमें क्या लेना है, HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन संख्याओं को लेते हैं। इसमें 5 कॉमन है, अर्थात 5 लीटर का हम क्या लेंगे, पात्र लेंगे, लीटर का हम पात्र लेंगे। साथियों 5 लीटर का बड़ा सा बड़ा पात्र है जो 75 और 45 लीटर की टंकी को क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से भर सकता है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करनी है वो बड़ी से बड़ी संख्या, हमें पूछी है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर हमेशा 4 शेषफल बचता हो, शेषफल बचता हो। तो साथियों अब हमें पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिस संख्या में 8, 12 और 15 का भाग देने पर हमेशा कितना शेषफल बचता हो, 4 शेषफल बचता हो। तो साथियों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, साथियों इस क्वेश्चन में हमें छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है। पहले हम बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या की, छोटी से छोटी संख्या की, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिस संख्या में 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर हमेशा कितना शेषफल बताओ, 4 शेषफल बचता हो। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले जो संख्याएं दे रखी है उनका हम क्या लेंगे, छोटी से छोटी, अर्थात पहले हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, फिर उस एलसीएम का क्या करेंगे साथियों, उस एलसीएम में कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, क्योंकि साथियों जो लिया हुआ एलसीएम तो क्या होगा, इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमेशा कितना शेषफल बचाना है, 4 शेषफल बचाना है। तो एलसीएम में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिस संख्या में उस संख्या का भाग देने पर हमेशा 4 शेषफल बचता हो। तो हम पहले बात करते हैं इन संख्या का एलसीएम क्या हो सकता है। जैसे 8 का एलसीएम होगा 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसी प्रकार 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो साथियों ये 2 तो इसमें काउंट है, 3 और साथ में काउंट कर लेते हैं। इसी प्रकार 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, तो इसमें 3 तो ऑलरेडी ऐड है, 5 और ऐड कर लेते हैं। 8, 5 40, 40 × 3 120। साथियों 120 इन सभी का क्या है, एलसीएम है। 120 में तो इनका सभी का पूर्णतः भाग जाता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि हमेशा कितना शेषफल बचना चाहिए, 4 शेषफल बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 ऐड कर देते हैं, अर्थात 124। 124 वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर हमेशा 4 क्या बचता हो, शेषफल बचता हो। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया होता है, छोटी से छोटी संख्या पूछी होती है, 2-3 संख्या दी होती है और हमें पूछा है कि हमेशा शेषफल कितना बचना चाहिए, कुछ निश्चित संख्या शेषफल बचना चाहिए। तो उस संख्या में हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी के लिए हम एलसीएम याद करते हैं और उस एलसीएम में उस शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, वो शेषफल के साथ की संख्या ज्ञात करनी है, इसीलिए हम उसमें शेषफल का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ घंटियों पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन होगा। साथियों हमें दे रखी है 3 घंटियां दे रखी है, क्वेश्चन है 3 घंटियां
3 घंटियां जो 9, 12 व 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे उन तीनों घंटियां वह तीनों घंटियां एक साथ बजती है तो वह अगली बार एक साथ कितनी बजे बजेगी। साथियों हमें पूछा है 3 घंटियां दे रखी है, जो घंटियां 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है और सुबह 8 बजे में तीनों घंटियां एक साथ बजी है। अब हमें पूछा है कि वो अगली बार एक साथ कब बजेगी। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इन सभी संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और इस आधार पर हम एलसीएम लेके बाद में उसमें जोड़ेंगे कि 8 बजने के बाद वो कितने मिनट बाद में फिर से एक साथ बजेगी। तो हम बात करते हैं 9, 12 और 15 की एलसीएम। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसी प्रकार 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और हम बात करते हैं इसके एलसीएम की, जो 9 इंटू 4 इंटू 5 है, अर्थात साथियों 9 चौक 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 की बात करता हूँ, 5 सिक्के 30, 3 15 3 18, अर्थात 180 मिनट बाद वो घंटियां क्या होगी, एक साथ बजेगी। और 180 मिनट का मतलब होता है 180/60 अर्थात 3 घंटे, अर्थात वो घंटियां 3 घंटे बाद वापस बजेगी। तो पहले 8 बजे वो एक साथ बजी थी, 8 + 3, 8 + 3, 8 + 3 अर्थात वो 11 बजे वो घंटियां फिर से एक साथ बजेगी। 3 घंटियां हैं जो 9 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल के बाद बजती है, जो सुबह 9 बजे क्या हुई थी, एक साथ बजी थी। अब हमें पूछा है कि वो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी। तो साथियों वो घंटियां 180 मिनट अर्थात 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो 8 + 3 11 अर्थात वो घंटियां सुबह 11 बजे वापस एक साथ बजेगी। तो साथियों हमने बात की है एलसीएम और एचसीएफ की। हमने एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक के बारे में हमने देखा है कि एचसीएफ एलसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके कुछ तथ्यों पर आधारित हमने बात की थी। हमने देखा कि किन क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना है, किस क्वेश्चनों में एचसीएफ निकालना है। इसके अलावा हमने कुछ कॉमन के क्वेश्चन भी देखे थे, इनके अनुपातों के आधार पर क्वेश्चन देखे थे। इसी प्रकार हमने सभी कॉन्सेप्ट और उनके मुख्य क्वेश्चनों की बात कर ली है। अब साथियों आपको इस टॉपिक की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है और यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, उन क्वेश्चन की हम बात चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं साथियों हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए साथियों हमें इजाजत। नमस्कार साथियों।